प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के बिल्कुल किनारे पर साध संगत एक मिट्टी का घर चुपचाप खड़ा था। साध संगत उसकी दीवारें सादी मिट्टी की थी। साध संगत जिन पर मौसम की मार से दरारें पड़ी हुई थी। साध संगत छप्पर पुरानी और सड़ चुकी फूस का बना था, जिससे बारिश के दिनों में टपकने लगता था। साध संगत ये घर था 17 साल के साध संगत जी अमित का, जो अपने माता पिता के साथ उसी में रहता था। उनकी जिंदगी गरीबी और तंगहाली के एक ऐसे दलदल में फंसी हुई थी। साध संगत जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। उस घर में गरीबी इतनी गहरी थी कि वो हर चीज पर अपनी छाप छोड़ती थी। साध संगत पिता, जिनका नाम साध संगत जी रामनाथ था, पास ही बने ईंटे के एक भट्टे पर मजदूरी करते थे। साध संगत सुबह सूरज निकलने से पहले निकल पड़ते और शाम को उसके ढल जाने के बाद लौटते। साध संगत जी उनकी कमाई इतनी थी कि बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता। साध संगत जी अमित की माँ शांति देवी की तबीयत कई सालों से ठीक नहीं थी। साध संगत कमजोरी और बीमारी ने उन्हें घर की 4 दीवारी तक सीमित कर दिया था। वो घर के छोटे मोटे काम तो कर लेती थी, लेकिन बाहर मजदूरी कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। साध संगत इसीलिए घर का सारा बोझ रामनाथ के कंधे पर था। गरीबी का असर सबसे गहरा अमित पर पड़ा था। उसकी उम्र पढ़ने लिखने और सपने बुनने की थी। साध संगत लेकिन हालात ने उसकी कल्पनाओं पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी। साध संगत कुछ साल पहले पैसों की किल्लत के चलते उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था। उसकी किताबें और कॉपियां अब धूल खा रही थी और उसका सपनों भरा बस्ता एक कोने में पड़ा था। साध संगत उसकी जगह अब मिट्टी और ईंटे के बीच की थी। पिता का बोझ कम करने के लिए वह भी उनके साथ भट्टे पर काम करने लगा था। अमित स्वभाव से बहुत शांत था और समझदार लड़का था। साध संगत वो अपने परिवार की मजबूरियों को अच्छी तरह से समझता था। साध संगत उसे पता था कि पिता जो कमाते हैं उसमें से पहली माँ की दवाइयाँ का खर्च निकलता है। जो बचता है उससे महीने भर का गुजारा चलना मुश्किल हो जाता है। साध संगत ऐसे में नए कपड़े या चप्पलों की मांग करना उसे गलत लगता था। साध संगत जी एक बार उसकी चप्पल का फीता टूट गया था। उसने उसे एक तार से बांधा और फिर से पहन लिया। साध संगत पिता से नई चप्पल मांगने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आया। उसकी समझदारी कई बार उसकी उम्र से कहीं आगे नजर आती थी, लेकिन इस समझदारी के पीछे एक दर्द छिपा था जो अक्सर सामने आ जाता था। जब वो गांव के दूसरे लड़कों के साथ कभी कभार खेलता तो उसके फटे पुराने कपड़े उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाते। साध संगत कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे अमित, तेरी कमीज तो देखो इतनी फटी हुई है, क्या तेरे पिता तुझे नए कपड़े भी नहीं दिला सकते? ऐसी बातें सुनकर अमित का दिल सिकुड़ जाता है। साध संगत वो उदास तो बहुत होता, लेकिन कभी किसी से दुख कहता नहीं। साध संगत वो जानता था कि घर के हालात क्या हैं। वो समझता था कि पिता उससे कम नहीं चाहते, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर है। इसीलिए साध संगत जी वो सब कुछ चुपचाप सह जाता, अपने दर्द को अपने ही अंदर कफन कर देता। साध संगत रातें उसके लिए एक अलग ही दुनिया लेकर आती है। जब घर में सन्नाटा बरस जाता, माँ पिता सो चुके होते, तब अमित अपने मिट्टी के घर के बाहर एक पुरानी चारपाई पर लेटा आसमान की ओर देखता रहता। साथ साथ टिमटिमाते तारे उससे बातें करते लगते, उनकी चमक में उसे अपने सपने दिखाई देते। साथ संगत वो सोचता, काश एक दिन हमारा भी अपना पक्का घर होगा, लाल ईंटे वाला, छत पक्की वाला, माँ को आराम से बैठने की जगह मिलेगी। साथ संगत
पिताजी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मेरे पास भी नए साफ कपड़े होंगे। ये सपने उसके मन में एक ऊष्मा पैदा करते सासंगत, लेकिन साथ ही वो यह भी जानता था कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। और इसी विचार के साथ वो अगली सुबह फिर भट्टे पर जाकर मिट्टी कूदने लगा सासंगत। एक दिन बदलाव की एक छोटी सी चिंगारी ने उसकी जिंदगी में प्रवेश किया। उस सुबह उसके पिता बुखार से पीड़ित थे सासंगत। शरीर टूट रहा था। अमित ने उन्हें आराम करने को कहा और खुद अकेले ही भट्टे पर काम करने चला गया सासंगत। दोपहर का समय था। वो मिट्टी गूंथते गूंथते थक गया था और एक पेड़ की छाया में बैठकर अपनी सादी रोटी खा रहा था। तभी भट्टे के मुख्य द्वार की ओर एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उस गांव में असामान्य थी। सभी मजदूरों की नजरें और सासंगत जी उठ गई। एक चमचमाती सफेद कार भट्टे के अंदर आई और ऑफिस के सामने रुकी। उसमें से एक लड़का उतरा। उसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी सासंगत। उसने एक बिल्कुल नया काला कोट और क्रीम रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसके जूते चमक रहे थे और लाल बाल बिल्कुल सटे हुए थे सासंगत। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सीधा ऑफिस के अंदर चला गया। अमित का कौर उसके मुंह में ही रह गया सासंगत। वो उस लड़के को तब तक देखता रहा जब तक वो दरवाजे के पीछे नहीं छिप गया सासंगत। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, हैरानी, जिज्ञासा और कुछ ईर्ष्या का मिला जुला भाव सासंगत। उसने ऐसा व्यक्तित्व पहले कभी नहीं देखा था। वो लड़का किसी और ही दुनिया से आया लग रहा था सासंगत। एक ऐसी दुनिया जहाँ चमक, सुविधा और आराम था। पूरी दोपहर उसका ध्यान काम से उछड़ा रहा सासंगत। वो बार बार उस कार की ओर देखता। शाम को काम खत्म होने पर वो गांव लौटने लगा। उस दिन उसके साथ भट्टे पर काम करने वाले एक चाचा भी जा रहे थे, जिसकी उम्र 50 साल के करीब थी सासंगत, और चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां बिखरी हुई थी। अमित से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, चाचा, वो जो लड़का आज कार में आया था वो कौन था? चाचा ने एक सिगरेट सुलगाई और बोले, वो तो इस भट्टे की मालिक साहब का बेटा है। पढ़ा लिखा है, शहर में रहता है, कभी कभार चक्कर मारने आ जाता है। सासंगत। अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चाचा, उनकी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। कार में घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। चाचा ने एक लंबा कस दिया सासंगत और धुएं को छोड़ते हुए कहा, हाँ बेटा, उनकी जिंदगी अलग है। भगवान ने उन्हें अमीरी में भेजा है, हमें तो इस गरीबी में जीने के लिए भेजा है। हम जैसे लोग सिर्फ मेहनत करके पेट भर सकते हैं। इतने बड़े सपने देखने का हमें कोई हक नहीं है। अमित सासंगत जी को चाचा की ये बात चुभ गई। उसने तुरंत जवाब दिया, क्यों चाचा, सपने तो हर कोई देख सकता है, कौन किसी के सपने पर पाबंदी लगा सकता है। चाचा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में एक गहरी हार थी सासंगत। उन्होंने कहा, बेटा, सपने देखने और सपने पूरे होने में बहुत फर्क होता है। हमारे जैसे गरीबों के सपने पूरे ही नहीं होते तो उन्हें देखकर चिंता और दुखी होने का क्या फायदा। सासंगत जी, जैसे हमारे हालात हैं उन्हें में खुश रहना सीख लो। अमित चाचा की इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ सासंगत। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं चाचा, मैं एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। चाचा ने हल्का सा हटकाया लगाया और मजाक के अंदाज में कहा, अरे बेटा, गांव में रहकर किसी के सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे करने हैं तो सासंगत जी शहर जाना पड़ता है। सासंगत जी, यहाँ तो बस मिट्टी खपती है और जिंदगी का खप जाती है सासंगत। इतना कहते हुए सासंगत वे सपने घर के मोड़ पर मुड़ गए। अमित अकेला अपने मिट्टी के घर की ओर बढ़ता रहा सासंगत।
चाचा की आखिरी बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। शहर जाना पड़ता है, ये वाक्य उसके मन में एक बीज की तरह पड़ गया। सत्संगत उस रात वो फिर चारपाई पर लेटा आसमान की ओर देख रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ तारे नहीं थे, आज एक नई चमक थी। सत्संगत एक नया प्रश्न था और एक नई असंतुष्टि थी जो उसे अंदर से खोखला कर रही थी। सत्संगत गरीबी अब सिर्फ एक हालत नहीं रह गई थी, वो एक सवाल बन चुकी थी। सत्संगत जी, उस रात के बाद अमित के भीतर कुछ बदल सा गया था। वो पहले से भी ज्यादा गंभीर और खोया खोया रहने लगा। भट्टे पर मिट्टी गूंथते हुए भी उसकी आंखें कहीं दूर की अज्ञात शहर की ओर टिकी रहती। सत्संगत जी, उस लड़के की छवि, उसकी कार, उसके कपड़े और सबसे बढ़कर चाचा का वो वाक्य, शहर जाना पड़ता। सत्संगत जी, ये सब उसके मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ गए। सत्संगत जी, अब उसका सपना सिर्फ पक्का घर और नए कपड़े की नहीं रह गया था। अब उसका सपना था एक नई पहचान, एक ऐसी जिंदगी जहां लोग उसे भिखारी या गरीब की नज़र से ना देखे। सत्संगत जहां उसके सपने की कोई सीमा न हो। एक शाम जब वो और उसके पिता रामनाथ घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे, आसमान में तारे निकल रहे थे और चारों ओर सन्नाटा था। सत्संगत तो सत्संगत जी, अमित से फिर रहा नहीं गया। उसने अपने पिता की ओर देखा जो थकान से भरे शरीर को आराम दे रहे थे। अमित ने हिचकिचाहट भरे स्वर में पूछा, पिताजी, क्या गरीब इंसान को सपने देखने का हक नहीं होता? रामनाथ ने आश्चर्य से बेटे की ओर देखा। सत्संगत ये सवाल उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। सत्संगत वे कुछ पल चुप रहे, जैसे इस सवाल का जवाब अपने जीवन के अनुभवों में तलाश रहे हो। सत्संगत फिर धीरे से बोले, हक तो सबको है बेटा। भगवान ने हर इंसान को सपने देखने की आज़ादी दी है, लेकिन वे रुके गरीब इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से सपने देखने चाहिए। बहुत ऊंचे सपने वो तो अमीरों के लिए होते हैं। हम जैसे लोगों का सपना बस इतना होना चाहिए कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, परिवार भूखा ना सोए, बीमार पड़े तो दवाई का इंतजाम हो जाए। सत्संगत अमित का चेहरा उदास हो गया। ये जवाब उसे संतुष्ट नहीं कर रहा था। सत्संगत उसने आगे पूछा, तो क्या पिताजी, गरीब इंसान हमेशा गरीब ही रहेगा? क्या उसके लिए अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है? क्या जिसने गरीबी में जन्म लिया उसकी किस्मत में सिर्फ गरीबी ही लिखी है? ये सवाल रामनाथ के लिए बहुत भारी था। सत्संगत वो सपने, सत्संगत जी, अपने बेटे की आंखों में एक ऐसी ज्वाला देख रहे थे जिसे वो पहचान नहीं पा रहे थे। सत्संगत वे स्वयं इस प्रश्न से जूझते रहे थे पूरी जिंदगी। एक गहरी सांस भरते हुए बोले, बेटा अमित, ये दुनिया बड़ी निर्मम है। सत्संगत यहाँ हर कोई अपनी जगह बांधा हुआ है। हम जैसे लोग सिर्फ मेहनत मजदूरी करने के लिए बने हैं, हाथ से कमाने और पेट से खाने के लिए। बड़े बड़े सपने वो तो पढ़े लिखे जैसे सत्संगत जी वाले लोगों के लिए होते हैं। हमारी किस्मत में तो बस यही लिखा है। सत्संगत ये वाक्य अमित के दिल में एक खंजर की तरह चुभ गया। हम सिर्फ मेहनत दूरी के लिए बने हैं। क्या सचमुच उसकी सत्संगत जी नीति सिर्फ इतनी थी? क्या उसके पास चुनने का कोई अधिकार नहीं था? उस रात वो चुप रहा। सत्संगत उसने पिता से कोई और बहस नहीं की, लेकिन उनके शब्दों ने उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय पैदा कर दिया। सत्संगत उसने मन ही मन तय किया कि अब वो इस बारे में किसी से नहीं कहेगा, ना पिता से, ना माँ से, ना चाचा से। उसे जो करना है सत्संगत वो खुद चुपचाप करेगा। उसकी लड़ाई अब दूसरों से नहीं बल्कि उस नीति से थी जिसे सब उसके लिए तय करके बैठे थे। सत्संगत अगले दिन से ही अमित ने एक गुप्त योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वो उसके चाचा के पास ज्यादा बैठने लगा। सत्संगत जिसने शहर का जिक्र किया था,
वो उससे सामान्य बातचीत के अंदाज में पूछता, चाचा शहर यहाँ से कितना दूर है? बस का किराया कितना लगता होगा? शहर में कैसे रहते होंगे लोग? चाचा तो शक नहीं हुआ शासंगत। वो समझता था कि अमित बस कतूहलवश पूछ रहा है। शासंगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। शासंगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शासंगत जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।